हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो उम्मीद है कल जो हमने डेप्रिसिएशन में सीखा था वो अच्छे से सबको समझ आया होगा। तो जिसको कल की क्लास समझ में आई थी वो स्माइल करेंगे, ठीक है। तो देखें क्या सभी स्माइल कर पा रहे हैं। तो जिसको कल की क्लास समझ में आई थी वो स्माइल करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आई थी, ऐसा तो है ही नहीं, है ना, तो सभी स्माइल करेंगे। हम अपने न्यू फ्रेंड से कल मिले थे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। हाँ, सब ने मुझे स्माइलिंग वाले स्माइलीज भेज दिए हैं, सब स्माइल कर रहे हैं। और स्माइल करते करते हम अपने दोस्त से बातें कंटिन्यू करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो हमारा दोस्त है, ये जो दोस्त के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है 10 और उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे पुराने वाले तरीके से हम समझते थे फिक्स्ड एसेट्स। तो आज हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। तो लिखेंगे अपने रजिस्टर्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट are tangible items that first point में लिखेंगे are held for use in the production of goods or supply of services or for rental to others or for administrative purposes. And next point, are expected to be used for more than a period of 12 months. तो ये बात तो हम सब जानते हैं
कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है फिक्स्ड एसेट्स पर, है ना। ये हम सबको पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है फिक्स्ड एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट का नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब हम कहेंगे डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है वो हमने लिखा है। तो पहले देखो बी पॉइंट जो हमने लिखा है वो तो बहुत आसान है समझना। कोई भी एसेट जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। और जो इससे कम समय के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई वो कितने महीने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई एसेट 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट या फिर हमारा PPE। अब अगर हम देखें फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के एग्जाम्पल तो आप सबको पता है। तो हम फिक्स्ड एसेट किस किस चीज़ को हम बोलते हैं, तो हमने कहा भाई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्या हम इन्हें फॉर द पर्पस ऑफ सेल खरीदते हैं? मैंने आज प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की खरीदी, कल को वो 22 लाख की हो गई, मैंने बेच दी। आप मुझे बताओ जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्या हम उन्हें सेल के पर्पस से खरीदते हैं या हम उन्हें यूज करने के पर्पस से खरीदते हैं? तो आप सभी कह रहे हैं, मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी सब कह रहे हैं, सबको बात समझ में आ रही है कि मैम हम सेल के लिए नहीं खरीदते। किस लिए खरीदते हैं? हम यूज करने के लिए हम खरीदते हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है यार प्रॉब्लम क्या है इसमें। मान लो मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की खरीदी और अब ये हो गई है 25 लाख की, तो मेरा दिल तो क्या कह रहा है, इसको तो बेच दो, क्योंकि मेरे दिल को तो प्रॉफिट दिख रहा है। कितना? 5 लाख। आप बताओ आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल तो कह रहा है बेच दो यार, 20 में ली थी, आज 25 की है, बेच दो, 5 लाख का प्रॉफिट। प्रार्थना कह रही है मैम इट कैन नॉट बी सोल्ड। क्यों भाई? कैन नॉट का मतलब है हम बेच ही नहीं सकते। हम बेच तो सकते ही हैं, क्यों नहीं बेच सकते? हम मार्केट में बायर है, बिल्कुल है, हम बेच सकते हैं। आदित्य कह रहे हैं मैम डिपेंड करता है। ये बेस्ट आंसर है, किसी भी सिचुएशन में डिपेंड करता है। मैम किस चीज पे डिपेंड करता है? अच्छा, उज्जवल कह रहे हैं मैम अगर ये 30 लाख का होता ना तो बेच देते, है ना, बिजनेसमैन का माइंड। फिर किसी को लग रहा होगा 35 लाख का होता तो हम पक्का बेच देते। फिर आप कह रहे हैं मैम अगर एक्स्ट्रा मशीनरी है तो बेच सकते हैं। बिजनेसमैन एक्स्ट्रा कुछ भी क्यों खरीदेगा, और खरीदेगा तो क्या बेचने के लिए? प्रिया कह रही है अगर सेल कर दी तो काम करने के लिए मशीन ही नहीं होगी। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं से
हम एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक भी सीख रहे हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लगा रहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे पूरी उम्मीद है आप भूल गए होंगे, क्योंकि ये सब तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फिक्स्ड एसेट्स को हम किस प्राइस पर दिखाएंगे? कॉस्ट प्राइस पर। कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी कि अगर हमने कोई एसेट 10 साल पहले खरीदा था, अगर हमने कोई एसेट 10 साल पहले खरीदा था, तो आज वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्राइस पर दिखता है? कॉस्ट प्राइस पर ही दिखता है। मतलब वही वाला प्राइस जिस पर मैंने इसे 10 साल पहले खरीदा था। मेरे सारे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर, वो किस प्राइस पर दिखते हैं? कॉस्ट प्राइस पर दिखते हैं। अमन और महक कह रहे हैं कि मैम कॉस्ट प्राइस पर नहीं, कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। इसको आप ऐसे समझो, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट हम दिखाते हैं कॉस्ट प्राइस पर और साथ में लगाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर यहाँ नहीं दिखाना हो तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, लेकिन बात अभी ये नहीं चल रही। बात ये चल रही है कॉस्ट में से ही माइनस करते हैं या मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पर है। हम ये देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट को किस प्राइस पर दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर हम दिखाते हैं, भले ही हमने उसे 8 साल पहले लिया हो या हमने उसे 10 साल पहले लिया हो। उसका रीजन देखो, कल मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने ये पैनल जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ये आपके बैच में खरीदा है और ये मैंने खरीदा है 6 लाख रुपीस का। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ, मार्केट में इस पैनल की डिमांड बढ़ने लग गई, क्योंकि ये पैनल वो है जिसके ऊपर जूम क्लासेस कंडक्ट की जा सकती हैं। तो कोविड और लॉकडाउन, इसकी वजह से अचानक से इस पैनल की डिमांड मार्केट में बढ़ने लग गई। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम, क्योंकि ये पैनल तो अचानक से डिमांड में आ गया। सप्लायर्स को तो एस्टिमेटेड डिमांड इतनी होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। अब ये पैनल तो अचानक से डिमांड में आया, क्योंकि जूम क्लासेस लगानी है तो पैनल डिफरेंट चाहिए। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आप सब ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा? राइज होने लग जाएगा। अब इस पैनल को लेने के बाद 15 दिन बीते और मार्केट में इसका प्राइस हो गया 9 लाख। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस शूट कर रहा है। तो मुझे एक प्रोस्पेक्टिव बायर ने अप्रोच किया कि मैम आप मुझे है ना ये पैनल दे दो, मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा है, आप मुझे ये दे दो। मैंने कहा ठीक है, 9 लाख रुपए दे दो और ले लो। तो उसने कहा मैम देखो 15 दिन तो हो गए आपके पैनल को, मैं आपको 8.5 लाख दे देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे दिल को क्या दिख रहा था, 2.5 लाख का प्रॉफिट। मैंने ये पैनल बेच दिया और मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया और मैं बहुत खुश कि 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और मैं सोच रही हूँ कि इस 2.5 लाख से अब मैं क्या करूँगी।
सोचते सोचते वो मेरा पूरा दिन बीत गया। अगला दिन आया, 12:30 बजे, अकाउंट्स की क्लास। मैं क्लास के अंदर आई, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, और मैं बस मुस्कुरा रही हूँ। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। मैम, क्लास का क्या हुआ? अब मैं सोच रही हूँ क्लास कैसे लेंगे? क्लास तो पैनल से लेंगे, वो तो मैंने बेच दिया। तो मैंने कहा ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 2.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था। तो अब क्या करें? अब जो आप सब कह रहे हो, अब मैम ऐसा करो, अब आप न्यू पैनल ले लो। यही करना पड़ेगा। न्यू पैनल लेने मैं मार्केट में गई तो क्या पता चला कि ले लो। कितने का मिलेगा? 9 लाख का। बताओ, कोई फायदा हुआ मुझे मेरा फिक्स्ड एसेट सेल करके? ये सिचुएशन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सेज ये आपका 6 लाख का पैनल, अगर इसकी मार्केट प्राइस आज 15 लाख हो जाए तो क्या आप बेच दोगे? आंसर इज स्टिल नो। क्योंकि मैं बेच दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? अगले दिन जाकर के नया खरीदूंगी, और वो मुझे किस प्राइस पर मिलेगा? 15 लाख पर। तो फिक्स्ड एसेट या फिर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, और क्योंकि इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सेज पीपीई हमेशा किस प्राइस पर वैल्यू होगी? कॉस्ट पर। तो अब बात यह है, अगर इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता तो हम इसका क्या करते हैं? तो जो आप सब ने आंसर दिया था, हम इसे बिजनेस में यूज करते हैं। तो बिजनेस में यूज हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं? हेल्ड फॉर यूज किस चीज में? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी हमारी कहाँ यूज होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। या फिर इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे मेरे केस में मेरा ये पैनल फिक्स्ड एसेट, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ये जो टीचिंग सर्विसेज मैं सप्लाई कर रही हूं उस चीज में। तो फिक्स्ड एसेट कहाँ यूज होता है? या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जिसमें हमारी प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर हम इसको रेंट पे भी दे सकते हैं, तो भी हम क्या कहेंगे? हमने इसे यूज किया है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, यानी कि ऑफिशियल वर्क। सारा फर्नीचर एंड फिक्सचर वो कहाँ यूज होता है? ऑफिस के काम में। सो AS 10 सेज फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा एसेट जो आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज किया, और किस चीज में यूज किया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, या फिर रेंटल पर्पस के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो हमने इसे नॉट फॉर सेल यूज किया। तो फिक्स्ड एसेट को सेल के लिए नहीं खरीदा जाता। तो जो चीज हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं 12 महीने से ज्यादा के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इससे यहाँ पर एक शब्द भी आ गया है, टैंजिबल। डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होती है टैंजिबल एसेट्स के लिए। इनटैंजिबल के लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, लेकिन वो हमारे CA फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं AS 10 डेप्रिसिएशन
ऑन टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर आपके सामने कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेप्रिसिएशन, वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे और लिखोगे डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और साथ में एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आप पूछ रहे हैं अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से लो है तो भी कॉस्ट पे शो करेंगे? चलो आप लोग ही बताओ। पीयूष का क्वेश्चन है, मैम अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस से भी कम है तो किस पे शो करेंगे, कॉस्ट पे या मार्केट पे? तो पीयूष आपके क्वेश्चन का आंसर सबने दिया है, सिर्फ आर्यन का आंसर गलत था, बाकी सबका आंसर सही है। तो भी हम किस पर शो करेंगे, कॉस्ट पर। यही चीज तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि फिक्स्ड एसेट का मार्केट प्राइस कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे इसको सेल करना नहीं है। तो मार्केट प्राइस ज्यादा हो या मार्केट प्राइस कम हो, हम इसे किस पर दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस पर, है ना। तो आर्यन को छोड़ के बाकी सब स्माइल करेंगे, सबका आंसर सही था। और आर्यन आप रिवाइज करोगे, माइंड में बिठाओगे, मार्केट प्राइस भले ही लो हो तो भी फिक्स्ड एसेट हमेशा किस पर शो करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, पीपी लिख लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे cost of the asset comma estimated scrap value या फिर salvage value and estimated years of useful life are called factors for measurement or calculation of depreciation. कल की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड सीखा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, SLM मेथड, और उसमें हमने सीखा था डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते समय मोस्टली हमें यही 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कॉस्ट, स्क्रैप और यूज़फुल लाइफ। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन,
तो इसका मतलब क्या है, आप तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। कॉस्ट ऑफ द एसेट जो क्या होती है, सारा का सारा खर्चा जो हमने इनकर किया वर्किंग कंडीशन में एसेट को लाने तक। स्क्रैप क्या होती है, वो वैल्यू जो एसेट के यूजफुल लाइफ के एंड में हमारा अंदाज़ा है हमें मिलेगी। और एन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, क्या है, एस्टिमेटेड अंदाज़ा जितने साल तक हमारा एसेट हमें बेनिफिट देगा। तो इन तीनों को हम बोलते हैं फैक्टर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ पीपीई। बुक वैल्यू ऑफ पीपीई, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो ब्रैकेट में हम लिखें कि भाई इस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। अगर हम बात करें बुक वैल्यू ऑफ एसेट, उसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि शॉर्ट में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, सिर्फ करंट ईयर नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। देखो सपोज मेरे पास एक पीपीई है 20 लाख रुपीस का, मैंने एक एसेट खरीदा, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है, ये मैंने खरीदी 1 अप्रैल 18 को। इस पर मैंने एसएलएम डेप्रिसिएशन लगाया और कॉस्ट, स्क्रैप और यूजफुल लाइफ, कॉस्ट, स्क्रैप और यूजफुल लाइफ तीनों चीज़ों को कंसिडर करके सपोज मेरा एसएलएम डेप्रिसिएशन आ जाता है 4 लाख रुपीस। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 20 लाख की 1 अप्रैल 18 को। उस पर मैंने एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो हर ईयर का अमाउंट आ गया 4 लाख। अब कल की क्लास में हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 अप्रैल 18 को मैंने एक एंट्री तो ये बनाई होगी, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 20 लाख, ठीक है। अगली एंट्री मैंने बनाई होगी डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, और उसके अगली एंट्री मैंने बनाई P&L टू डेप्रिसिएशन 4 लाख, ठीक है। अब ये मेरा ईयर एंड हो गया और ईयर एंड में मैं बनाऊंगी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट मैंने बनाई 31 मार्च 19 को, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 31 मार्च 19 को इस बैलेंस शीट के अंदर जब मैं दिखाऊंगी प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं इसके आगे कौन सा अमाउंट लिखूंगी। सिर्फ इतना मैं आपसे पूछ रही हूँ, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी के आगे
क्या अमाउंट लिखेंगे? 16, 16, 16, 16, 20 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 16 लाख। देखो जर्नल एंट्री आपके सामने है। 16 लाख और 20 लाख में से एक ही आंसर सही है। 16 लाख और 20 लाख में से एक ही आंसर सही है। जर्नल एंट्री आपके सामने है। फिर से सोचो, चार्टेड अकाउंटेंट की तरह सोचो, अकाउंटेंट की तरह मत सोचो। चार्टेड अकाउंटेंट की तरह सोचो। जर्नल एंट्री आपने बनाई हुई है, उसके बाद ही तो लेजर बनेगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, वहां पे बैलेंस शीट बनेगी। जर्नल एंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते आप। चार्टेड अकाउंटेंट की तरह सोचो, जर्नल एंट्री देखो और फिर दोबारा बताओ आंसर। तो महक कह रही है 20 लाख, अंकित कह रहे हैं 16 लाख, मुस्कान कह रही है 20 लाख, अनमोल कह रहे हैं 16 लाख। ये सारे 20 लाख वाले बच्चे, कौन से बच्चे? ये सारे के सारे बच्चे जो कह रहे हैं 20 लाख। मुझे एक बात बताना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब मैं बनाऊंगी उसके अंदर मैं लिखूंगी टू बैंक 20 लाख, फिर मैं लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन 4 लाख, और फिर मैं निकालूंगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो यहां से बैलेंस शीट में जाएगा। ये मेरी मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 16 आता है। देखना, मेरी मैथ्स के हिसाब से तो 16 आता है, तुम्हारी मैथ्स के हिसाब से 20 आता है क्या? बताओ बताओ जरा, अब आराम से बैठ के सोचना। ये लो, मुझे और बोल रहे हैं। महक कह रही है मैम आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। मैंने कंफ्यूज किया है तुम्हें? जर्नल एंट्री तुम्हारे सामने है, चार्टेड अकाउंटेंट की तरह सोचना है। जर्नल एंट्री से बनाएंगे लेजर, जो जर्नल एंट्री है वहीं से लेजर बनेगा। ये तो हमने कल भी सीखा था, पहले जर्नल बाद में लेजर। आपके सामने दोनों जर्नल एंट्रीज हैं। तो अब सबको समझ में आ रही है बात। प्लांट एंड मशीनरी हम किस प्राइस पर दिखाएंगे? 16 लाख पर। इसलिए आपको फिर से बता रही हूं, अकाउंट्स के अंदर हमेशा जर्नल एंट्री को पकड़ो। हमेशा जर्नल एंट्री को अगर आप पकड़ोगे, आपकी अकाउंटिंग कभी गलत नहीं हो सकती। और जहां जर्नल एंट्री छोड़ते हो वहीं अकाउंटिंग गलत। ये इसीलिए तो होता है। तुम मुझे बताओ, पार्टनरशिप तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है या नहीं है? बताना, है तुम्हारा फेवरेट चैप्टर पार्टनरशिप? यस मैम, यस 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 यस। नहीं है, यस यस यस, है ना? अब देखो मेजॉरिटी, पार्टनरशिप तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है, लेकिन मैम बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं होती, ऐसा है? हाँ ऐसा भी है मैम। यस 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 यस, हाँ ये इसी वजह से होता है। फेवरेट चैप्टर हमारा है, बैलेंस शीट हमारी फिर भी टैली नहीं हो रही। बैलेंस शीट हमारी कब टैली नहीं हो रही? जहां हमने जर्नल एंट्री को छोड़ा। अब आप इसी में देखो, जर्नल एंट्री आपके सामने है। यहाँ पे 20 लाख तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्लांट एंड मशीनरी में मैंने लिखा टू बैंक, फिर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन, और फिर ये निकाला हमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसलिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये जो हम लिखते हैं ना बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये तो आधा सेंटेंस है और अकाउंट्स में हम इतना ही लिखते हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस होता है बैलेंस कैरेट डाउन टू दी बैलेंस शीट।
हम अकाउंट्स में सेंटेंस आधा ही लिखते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है? कैरिड डाउन मतलब इसको कैरी करो। कहाँ कैरी करोगे? टू द बैलेंस शीट। इसलिए जिस भी अकाउंट के अंदर CD लिखा होता है उसका बैलेंस जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी को हमने दिखाया 16 लाख पर बैलेंस शीट के अंदर। इसी बैलेंस शीट को हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को दिखाया 16 लाख। इस 16 लाख को मैंने कहा बुक वैल्यू। ये 16 लाख मैंने कैसे निकाला? ये मैंने निकाला 20 लाख माइनस 4 लाख। तो ये क्या है? ये है मेरी कॉस्ट माइनस की मैंने डेप्रिसिएशन। अब अगर थोड़ा थोड़ा भी ये जो इतना हमने लिखा समझ में आया है, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट की वैल्यू, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है तो क्या मुझे ये बता सकते हो जो बैलेंस शीट मैं बनाऊंगी एज ऑन 31 मार्च 20, उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी किस वैल्यू पर दिखेगी? तो पीयूष, चारवी, अमन, रिया, श्रेया, दीपिका, नवनूर, तनिष्क, अमन, प्रिया, दिवेक, यश। ओहो, बीच में फिर गड़बड़ हो गई। सब आंसर मुझे बिल्कुल ठीक दे रहे थे। 12 लाख। ये बीच में 2 आंसर आए हैं 1,28,000। कैसे निकाला आपने? पता नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है प्लांट एंड मशीनरी हमारी इस साल आ जाएगी 12 लाख पर। कैसे आएगी 12 लाख पर? जो आप सबने भी निकाल लिया भाई। एक साल और निकल गया, एक साल और निकल गया 1920। इस साल में हमने डेप्रिसिएशन और लगाई। SLM डेप्रिसिएशन है तो इस साल भी हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई? 4 लाख। तो लास्ट ईयर 16 लाख था, हमने 4 लाख डेप्रिसिएशन और लगा दी, तो ये वैल्यू आ गई 12 लाख। ये 12 लाख जो है इसको हमने कहा बुक वैल्यू। ये 12 लाख हमारी क्या है? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू ये हमने कैसे निकाला? तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ ना, 20 लाख माइनस 8 लाख। यानी कि ये मैंने क्या किया? कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। तो बुक वैल्यू यानी कि आप किस प्राइस पर एसेट को बुक्स के अंदर दिखाते हो उसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का दूसरा तरीका भी सीखेंगे, जिसमें वो शायद आपको याद हो, एक हम अकाउंट बनाते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। शायद कुछ कुछ याद हो कि कुछ वैसा भी होता था। तो हम लोग वो वाला मेथड भी सीखेंगे। उसमें हम बुक्स के अंदर एसेट को किस प्राइस पर दिखाते हैं? कॉस्ट पर ही दिखाते हैं। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो बुक वैल्यू का सिंपल शब्दों में मतलब ये है, हमने किस प्राइस पर एसेट को बुक्स के अंदर दिखाया। तो जब हम डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगाते हैं, डेप्रिसिएशन को जब हम एसेट पर चार्ज करते हैं और लिखते हैं डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी या डेप्रिसिएशन टू हमारा PPE, तो उस केस में बुक वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। ठीक है, अब देखो जरा इस कॉन्सेप्ट को, 3-4 मिनट लगाओ और इसको माइंड में बिठाओ।
कि हमने सिर्फ यहाँ पर ये सीखा है कि जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और हम एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो ये जो एसेट हमारी बैलेंस शीट के अंदर जब जाता है तो बैलेंस शीट के अंदर ये किस प्राइस पर जाता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। इतनी चीज हमने सीखी है कि बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट को किस प्राइस पे शो कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो, इसको आराम से देखो। तान्या कह रही है कि हम एसेट को कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं ड्यू टू गोइंग कंसर्न। नहीं तान्या, इसका गोइंग कंसर्न से कोई कनेक्शन नहीं आएगा। थेफ्ट और डैमेज के केस में क्या बुक वैल्यू इफेक्ट होगी? थेफ्ट और डैमेज के केस में तो हमारा एसेट ही चला जाएगा, है ना। जितने का भी एसेट होगा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा हमारा। तो उस केस में तो एसेट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, जितनी वैल्यू है सारा लॉस हो जाएगा। पार्शियल डैमेज के केस में जितना डैमेज हुआ है उतना हटा देंगे मशीनरी की वैल्यू में से, और बची हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। एग्जाम के अंदर हम BAL बैलेंस लिख सकते हैं या हमें पूरा ही लिखना है? नवनूर पूछ रही हैं, तो भाई आप आराम से BAL लिख सकते हो, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिभा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो हमारे सेकंड मेथड में आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मुस्कान, आपका डाउट बेटा क्लियर नहीं है। डेप्रिसिएशन से हम कॉस्ट कम नहीं कर रहे, कॉस्ट तो मेरी आज भी 20 लाख ही है, इसीलिए तो हमने इसको नया नाम दे दिया ना। हमने ये नहीं कहा 16 लाख कॉस्ट प्राइस है, मैंने कॉस्ट को कम नहीं किया, कॉस्ट मेरी आज भी 20 लाख है, इसीलिए मैंने इसको नया नाम दे दिया। तो भाई 16 लाख को क्या नाम दूं? तो मैंने कहा बुक वैल्यू। हाँ जी, नवनू ठीक कह रही हैं। हम कॉस्ट पर क्यों दिखाते हैं? ड्यू टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। प्रिशा पूछ रही है डेप्रिसिएशन को DEP लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन को पेपर के अंदर हम पूरा ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन। यश कह रहे हैं मैम एसेट की लाइफ एंड होने के बाद जो स्क्रैप मिलती है क्या वो बैलेंस शीट में जाएगी? यश, कल की क्लास ध्यान दो, हमने कल क्या सीखा था? अपने आप जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो हमारा एसेट ऑटोमेटिकली किस वैल्यू पर आ जाएगा? स्क्रैप वैल्यू पर। याद है वो AS10 का प्रोविजन, appropriate provisions shall be made to reduce asset to its book value, to its scrap value at the end of its useful life। तो हमने सीखा था ना SLM में से हम स्क्रैप माइनस क्यों कर रहे हैं, तो वो इसीलिए था ताकि वो एंड में ऑटोमेटिकली स्क्रैप वैल्यू पर आ जाए। अमन कह रहे हैं स्क्रैप अगर 0 हो तो, ये डाउट तो कल की क्लास में भी आया था, 0 होगा तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, फिर स्क्रैप हमारे एसेट की है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप कह रहे हो कि मैम क्लियर है ये बुक वैल्यू वाला पार्ट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख
depreciation method SLM 2 years later book value is 10 lakh. Calculate SLM डेप्रिसिएशन रेट. ऋषिता ने आंसर पहले निकाल दिया. ऋषिता मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट होने देते, है ना. ये जिसने आंसर जल्दी निकाला है गलत निकाला है. मैंने डेप्रिसिएशन पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा है डेप्रिसिएशन रेट. मैं तो सोच रही थी सबसे पहले कौन निकालेगा. यहाँ तो आपने लाइन लगा दी है करेक्ट आंसर की. इतने सारे आंसर्स आ चुके हैं जिसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के ही गलत हैं, बाकी सबका आंसर करेक्ट चल रहा है. तो एक तो आंसर आया था 16.66%, ये गलत है. 4-5 बच्चों ने 50% निकाला है, ये भी गलत है. मेजॉरिटी बिल्कुल ठीक चल रही है. करेक्ट आंसर इज 25%. बहुत ही बढ़िया. तो जिन्होंने भी 25% निकाला है, बहुत सारे बच्चों ने, सब जो है दिल खोल के स्माइल करेंगे. और जिन्होंने नहीं निकाला वो अब निकाल के देखो. आपको आंसर बता दूं तो आप निकाल ही लोगे ना. तो देखो 25% कैसे आएगा. देखो 2 साल के बाद बुक वैल्यू 10 लाख है, यानी कि 20 लाख माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू है 10 लाख. तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना 1 साल की डेप्रिसिएशन. तो ये आ गई 5 लाख, क्योंकि SLM है ना सेम लगेगी. तो 2 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो 1 साल में 5 लाख. उसके बाद रेट निकालना है, बहुत आसान है. 5 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू में 100, रेट इज 25%. ठीक है, क्लियर है. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन पर, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इस मेथड के दूसरे नाम लिखेंगे हम. इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. और इसका एक नाम और है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस. fixed percentage on diminishing balance.
और इसमें हम लिखेंगे इन दिस मेथड a fixed rate of depreciation is charged on cost price in the first year and on written down value in the later years. और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the portion of, अभी लिखते लिखते कुछ समझ नहीं आएगा तो स्माइल करते जाएंगे और लिखते जाएंगे the portion of acquisition cost of the asset yet to be allocated is known as written down value. तो ये हमने क्या लिखा है तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. कॉस्ट ऑफ PPE $20 lakh, WDV depreciation rate is 10%. Calculate depreciation for first 5 years. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. कॉस्ट है मेरे पास, WDV डेप्रिसिएशन रेट है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चेक करना है फर्स्ट 5 इयर्स के लिए. तो क्या करते हैं हम इस मेथड में, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, 20 लाख पे. तो 20 लाख का 10%, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 2 लाख रुपीस. ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकेंड ईयर. तो आप में से कुछ बच्चे मुझे आंसर दे रहे हो 131,220, कुछ दे रहे हो 1178550, क्या दे रहे हो, कौन सा आंसर दे रहे हो. देखो सेकेंड ईयर पे आएंगे हम. सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के रेट पर, किस वैल्यू पर. तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन लगाई वो माइनस कर देते हैं और इसी चीज को बोल रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू. तो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी 10% 18 लाख पर, यानी कि 1,80,000 रुपीज. ठीक है, फिर चलें थर्ड ईयर. थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी
10% किस अमाउंट पर? तो 18 लाख जो हमारा पहले वाला आया था माइनस करेंगे 180, और या फिर देखो सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 20 लाख माइनस 2 लाख माइनस 180। ठीक है, तो ये आप मुझे डेप्रिसिएशन बता रहे हो 819020। 1,62,000। फिर हम लगाएंगे 4th ईयर डेप्रिसिएशन। 4th ईयर डेप्रिसिएशन 10% ऑफ। क्या करना है, पहले वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यानी कि ये कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, इस पे लगाएंगे 10%। ये आंसर आप मुझे दे रहे हो 1,45,800। देखो यही आ रहा है, सभी का आंसर यही आ रहा है 145,800। फिर हम आ गए 5th ईयर पर। फिर से क्या किया, 10% ऑफ कॉस्ट में से बाकी सारी डेप्रिसिएशन माइनस। और ये आंसर आपने दिया 131,220। तो देखो ये होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम में हम क्या करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एन, और वही डेप्रिसिएशन रहती थी फिर हर साल। लेकिन WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका मतलब होता है हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1st ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे, और आने वाले सारे ईयर्स हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पर। इसलिए इस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब आपने ये जितने अमाउंट्स निकाले हैं, ये वाला अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर ये वाला अमाउंट, ऐसे ही ये वाला अमाउंट, ऐसे ही ये वाला अमाउंट। ये सारे अमाउंट्स जो हमने निकाले हैं, इन सबको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। और जो 1st ईयर में था, ये हमारा होता है कॉस्ट। कॉस्ट लिखा हो या ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हो या एक्विजिशन कॉस्ट लिखा हो, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब है सिंपली कॉस्ट। तो ये वाला मेथड क्या कहता है, 1st ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस, और सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाकी सारे ईयर्स डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, अब आप एक बार रिवाइज करना, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या थी, कल हमने सीखी थी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था,
एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट, है ना, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब देखो, अब एक बात देखो, हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा दी 2 लाख रुपए और कॉस्ट है 20 लाख। मैंने आपसे कहा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लेना, बाकी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन मेन इस समय चीज है कि हम समझ लें इस बात को। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या मैं ये चीज कह सकती हूं कि मेरी 20 लाख की कॉस्ट में से 2 लाख की कॉस्ट, ये कॉस्ट हो गई है एलोकेट, और बची हुई 18 लाख की कॉस्ट, इसको मैं कह सकती हूं अनएलोकेटेड, या कह सकती हूं येट टू एलोकेट। बताओ क्या ऐसा मैं कह सकती हूं? तो प्रार्थना, उत्सव, ऋषिता, प्रिशा, निकिता, गुरु सेवक, शक्ति सब कह रहे हैं कि हाँ कह सकते हो, है ना, क्योंकि हमने कहा था डेप्रिसिएशन मीन्स सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैंने पहले साल 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगा दी, तो इसी को मैं दूसरे शब्दों में क्या कहूंगी, 2 लाख की कॉस्ट एलोकेट हो गई। कब एलोकेट हुई? फर्स्ट ईयर में हो गई। तो जो बचा हुआ 18 लाख है वो क्या है? कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड। आने वाले सालों में इसको एलोकेट करेंगे। अब सिमिलरली अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ, अब अगर हम बात करें थर्ड ईयर की, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी कॉस्ट एलोकेट हो गई और कितनी कॉस्ट एलोकेट नहीं हुई? और बहुत इजीली आप बता सकते हो थर्ड ईयर के एंड में कितनी कॉस्ट एलोकेट हो गई और कितनी अभी होनी बाकी है। तो रिया कह रही है 1,80,000 एलोकेटेड है। आदित्य कह रहे हैं 1,62,000 एलोकेटेड है। श्रेया कह रही है 542 एलोकेटेड है। वाह 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 वाह, कितने सारे आंसर निकाले हैं तुम लोगों ने। महक कह रही है 3,80,000 एलोकेटेड है। वेरी गुड। देखिए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना एलोकेट हो गया। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर हमने 2 लाख एलोकेट कर दिया था, सेकेंड ईयर में हमने 1,80,000 एलोकेट कर दिया था, और थर्ड ईयर में हमने एलोकेट कर दिया था 162। तो ये हो जाती है हमारी एलोकेटेड कॉस्ट। 5,42,000 ये हो जाती है एलोकेटेड। इसका मतलब अनएलोकेटेड कॉस्ट हो गई 14,58,000। $542 allocated, 1458 yet to be allocated। और अगर मैं आपसे ये कहूं
कि ये जो हमारे अमाउंट आते हैं येट टू बी एलोकेटेड के, येट टू बी एलोकेटेड, यही होती है मेरी रिटन डाउन वैल्यू भी। तो बताओ मैं सही कह रही हूं या गलत? आप चेक कर लो रिटन डाउन वैल्यू, क्या पहले साल के एंड में 18 ही आ रही है? क्या तीसरे साल के एंड में 1458 ही आ रही है? दीपिका कह रही है मैम बोल तो आप सही रहे हो, बात तो सही है आपकी। इसीलिए रिटन डाउन वैल्यू की डेफिनेशन, रिटन डाउन वैल्यू की डेफिनेशन हमने लिखी थी, ये जो मुश्किल सा सेंटेंस लग रहा था, पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें घबराने की बात नहीं है, एक्विजिशन कॉस्ट लिखा हो, सिर्फ कॉस्ट लिखा हो, परचेज कॉस्ट लिखा हो, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हो, सबका मतलब क्या है? कॉस्ट। सो द पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज रिटन डाउन वैल्यू। तो इस खतरनाक से दिखने वाले सेंटेंस का न्यूमेरिकल मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ, ये जो पोर्शन हमारा रह जाता है साल के एंड में, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटन डाउन वैल्यू। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करें तो हम बड़ा इजीली निकालते हैं। 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिया, फिर 18 लाख में से 180 माइनस कर दिया, WDV आ गई। लेकिन ये सिंपल सी चीज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें तो हल्का सा वो मुश्किल हो गया। और कैसे लिखा हमने? पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज रिटन डाउन वैल्यू। तो अगर आपको बोलते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WDV मेथड, तो डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, शुभ कह रहे हैं मैम आप सही बोल रहे हो, थैंक यू शुभ। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं हमेशा आपसे सही सही बात करूं। तो तान्या, अमन, ऋषिता, चारवी सब कह रहे हैं कि हाँ मैम बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है WDV मीन्स पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी एलोकेटेड। ठीक है, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो एक सवाल मैं पूछ रही हूं मैथ्स के होनहार बच्चों से। ठीक है, और मानती हूं मैं आप सब क्या हो? मैथ्स के होनहार बच्चे। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा भाई मेरे एसेट की कॉस्ट है 20 लाख, इस पर मैं लगा रही हूं WDV डेप्रिसिएशन 10%। WDV है, क्या होता है हमने अभी देखा एग्जाम्पल के थ्रू कि पहले साल हम कॉस्ट पे लगाते हैं, फिर आने वाले सारे सालों में हम WDV पे लगाते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा इस एसेट की लाइफ है 15 साल, ठीक है, WDV डेप्रिसिएशन लगा रही हूं मैं, कॉस्ट है 20 लाख, रेट है 10%, लाइफ है 15 साल। अब जब ये 15 साल खत्म हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ 15th ईयर, अब मैंने आपसे पूछा आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो ना, हर साल WDV पे 10% लगा रहे हो, फिर WDV पे 10% लगा रहे हो, फिर WDV पे 10% लगा रहे हो। अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहोगे तो 15th ईयर के एंड में ये बताओ वैल्यू 0 आएगी या फिर 0 तो नहीं आ सकती, कोई ना कोई अमाउंट तो बचा हुआ होगा। मैथ्स के होनहार बच्चे, 0 आएगी
या जीरो नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा। श्रेया तुम अलग ही आंसर निकाल रही हो, मैं पूछ रही हूँ जीरो आएगी कि नहीं आएगी। ईशा कह रही है जीरो नहीं आएगी, उत्सव कह रहे हैं जीरो आएगी, पीयूष कह रहे हैं जीरो नहीं आएगी, प्रिया कह रही है जीरो नहीं आएगी, मानव, अमन, दीपिका, मुस्कान, गौरव, दिवेक, हर्ष, जीरो नहीं आएगी। ये बात 100% है ना। सिर्फ एक उत्सव को समझ में नहीं आया था, बाकी तो सबको समझ में आ रहा है कि जीरो नहीं आएगी। तो उत्सव आप भी देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। अगर हम किसी एक अमाउंट का एक परसेंटेज निकाल रहे हैं और वो परसेंटेज 100 नहीं है, कुछ कुछ परसेंटेज मैं माइनस कर रही हूं, तो बात सबको समझ में आ रही है। एट द एंड जीरो कभी नहीं हो सकता, एंड में हमेशा एक वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये इस वैल्यू को मैं क्या नाम दूं, जो मेरे एसेट के यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद लास्ट में बच रही है, इस वैल्यू को मैं क्या नाम दूं? तो सब ने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि इसी वैल्यू को तो मैम हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारी स्क्रैप वैल्यू। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ये मेथड बना ही इस तरीके से है कि लास्ट में इसमें हमेशा स्क्रैप बच जाती है। तो क्योंकि स्क्रैप इसमें हमेशा बच जाती है, इसलिए हमें स्क्रैप का अलग से कुछ नहीं करना होता। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, मान लीजिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन होती। अगर इसमें साथ में ये गिवन होता स्क्रैप इज 50,000, अगर क्वेश्चन कहता पीपीई की कॉस्ट ये है, स्क्रैप ये है, WDV रेट 10 है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 years, तो भी मैं डेप्रिसिएशन ऐसे ही निकालती जैसे मैंने निकाली है। स्क्रैप होने या ना होने से WDV मेथड में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम WDV मेथड में स्क्रैप को माइनस नहीं करते हैं। रीजन, स्क्रैप लास्ट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकल कर आती है, इसलिए हम उसे स्टार्टिंग में माइनस नहीं करते। इसलिए मेथड कहता है फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट है, तो यानी कि यहाँ पे स्क्रैप माइनस नहीं होगी। तो सबसे पहले साल कॉस्ट पे, आने वाले साल WDV पे, स्क्रैप माइनस क्यों नहीं होगी? मेथड की खूबसूरती ये है कि वो अपने आप लास्ट में हमें एक वैल्यू देगा, जो वैल्यू हमारी क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू। हाँ, अब बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो मैम हम समझ गए, अगर हमें ऐसे स्क्रैप दिया होगा मतलब हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, हमें उसे इग्नोर करना है। वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। Y purchased land and building on 1st April
16 मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो। वाई परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1st April 16 फॉर ₹15,70,000, 15,70,000। Depreciation is charged at a rate of 5% by WDV. Calculate depreciation for 5 years. Why purchase land and building on 1st April 16 for ₹15,70,000, 15,70,000. Depreciation is charged 5% by WDV method. Calculate depreciation for first 5 years. तो depreciation हमें निकालनी है 5 years के लिए। तो आपके आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। उम्मीद करती हूँ आप 5th ईयर की बता रहे होगे, लास्ट ईयर की। और रिया ने तो टोटल डेप्रिसिएशन का भी आंसर दे दिया है। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है 5 years, यानी कि 1st April 16 डेट दी है। अकाउंटिंग ईयर हमारे यहाँ पर है 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। ठीक है, 5 सालों की डेप्रिसिएशन हमें निकालनी है। तो आप सब ने निकाल तो ली है डेप्रिसिएशन। अब एक बार जो है ना, इसको साथ साथ लिखते हैं। ठीक है, साथ साथ क्या लिख रहे हैं हम? जैसे सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर 16, 17। तो कैसे निकाला? तो आप सब ने निकाला होगा। 15,70,000 पर आपने निकाला 5%। तो ये आप मुझे आंसर बता रहे हो 355,164। नहीं, 78,500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं WDV एज ऑन 31st March 17, यानी कि हमारे इस साल के एंड में। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर हमारा शैतान दोस्त हमें डेट्स के साथ कंफ्यूज करे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये हमने WDV निकाली, ये क्या आएगी? 1570 माइनस 78,500, 1491,500। ये WDV हो गई एज ऑन 31 मार्च 17। फिर हमने निकाला डेप्रिसिएशन फॉर 17, 18,
74575। फिर जो WDV निकाल रहे हैं हम, दैट इज ऑन 31 मार्च 18, 1491,500 माइनस 74575, 1416925। और यहाँ पर एक चीज और भी कह सकते हैं हम, जो WDV 31 मार्च 18 को है वो ही WDV 1 अप्रैल 18 को भी है। कह सकते हैं ना, जो साल की क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है। सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन हमें कहीं भी डेट से कंफ्यूज करे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो हम किस WDV को लेकर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। फिर ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो डेप्रिसिएशन फॉर 18-19, $70846, तो WDV एज ऑन 31 मार्च 19 या फिर 1 अप्रैल 19, 1346078 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ डेट हमने ये देखी है। अगर आपसे मैं कहूँ आपको 17-18 की डेप्रिसिएशन जब निकालनी होगी, जब आपको 17-18 के लिए डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आप जिस WDV पर निकालोगे वो किस दिन की होगी? 31 मार्च 17 की। सिर्फ ये समझना था हमें। मतलब जैसे मैं कहूँ जब आपको 18-19 की डेप्रिसिएशन निकालनी है, अगर आपको 18-19 की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपने निकाला 1416925 इंटू में 5%। तो ये जो 1416925 है ये क्या है? ये है WDV एज ऑन 31 मार्च 18, है ना। यानी कि इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, पूरे साल में कोई एडिशन नहीं, कोई सेल नहीं है अगर, तो हम उस बैलेंस पर WDV डेप्रिसिएशन निकालते हैं। और निकालते निकालते आप लास्ट तक आओगे तो 2021 की डेप्रिसिएशन, तो आप लोग ही मुझे बता दो कितनी आ रही है? 63939। ठीक है, तो ये हमारा है सिंपल सा WDV मेथड। इसमें और कुछ नहीं करना, इतना ही करना होता है। फर्स्ट ईयर कॉस्ट पर और सब्सिक्वेंट ईयर्स जो हैं वो हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू पर। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे थर्ड मेथड की तरफ, जो हमने कल भी बात की थी कि SLM WDV के अलावा भी मेथड्स हैं। तो हम थर्ड मेथड की तरफ चलेंगे। इससे पहले आपके यहाँ तक के कोई डाउट हो तो वो पहले आप पूछ लो। मुस्कान, डेसिमल्स को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं
क्योंकि जहाँ पर हमें इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी है, अगर हम डेसिमल्स लेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए इस केस में हम डेसिमल्स को राउंड ऑफ करते हैं। तो गौरव, आपका भी यही है डाउट, डेसिमल्स का हम क्या करते हैं? WDV डेप्रिसिएशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला यही होता है यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर कॉस्ट पर परसेंटेज और सब्सिक्वेंट ईयर्स WDV पर। अच्छा, एक डाउट आ रहा है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है, बिल्डिंग की नहीं। जिस लैंड पर बिल्डिंग बन गई है उसको हम बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। सिर्फ लैंड है तब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। WDV और SLM में से कौन सा बेटर है, ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज करना चाहती हैं। और सिर्फ WDV और SLM ही नहीं, कंपनी के पास और भी ऑप्शन है जिनसे वो चूज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने का सिस्टम। देवांशी पूछ रही हैं, और भी एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम डेसिमल लेंगे तो आंसर में डिफरेंस आएगा। हाँ, आंसर में डिफरेंस आता है डेसिमल लेने से। फिर आप 2 प्लेस ले रहे हो या 4 प्लेसेस ले रहे हो, लेकिन उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो सही रहेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड हमारा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो नेक्स्ट हमारा मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला जो आप WDV में मिस कर रहे थे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय sum of years of useful life multiplied by, ब्रैकेट में लिखेंगे remaining years plus 1। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं इस फॉर्मूले को समझने के लिए कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो सपोज कॉस्ट है एसेट की 19 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, और आपको कहा है कैलकुलेट depreciation for all years by sum of years digit method। तो हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। जो फॉर्मूला कह रहा है वो लिख देते हैं, कॉस्ट 19 लाख माइनस
scrap 1 lakh, divided by कहा है sum of years of useful life। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे useful life 6 years है, sum of years of useful life का मतलब है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6। तो अपॉन किया हमने सम ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 इनटू में हमने किया, सबसे पहले है रिमेनिंग ईयर्स। हम अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो हमारे रिमेनिंग ईयर्स आते हैं 5 और हमें करना है +1, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम 6 से। तो ये अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का। देखें कितना आ रहा है, आप लोग बता रहे हो 514286। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये हमें करना क्या है इसके अंदर। फिर हम आगे चलें, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप तो सेम है, 19 लाख माइनस 1 लाख। डिवाइड करेंगे हम इसको, डिनोमिनेटर भी सेम है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 21। मल्टीप्लाई जो होगा सिर्फ वो बदलेगा। अब अगर हम सेकेंड ईयर में हैं तो रिमेनिंग ईयर्स 4 हैं, प्लस किया मैंने 1, तो ये आ गई सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। ये आप बता रहे हो 4 2 8 5 7 1 या 2, वो जो भी है, ठीक है। फिर बात करें हम थर्ड ईयर की। फिर थर्ड ईयर में क्या करना है, हम वही लिखेंगे 18 लाख, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, अपॉन करेंगे 21 सम ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, इनटू में सिर्फ ये बदलेगा, रिमेनिंग ईयर्स हैं 3 plus 1। तो ये आप बता रहे हो 3 4 2 8 5 7। फिर फोर्थ ईयर आप निकाल लो अपने आप कि हमें क्या करना है इसके अंदर। तो फोर्थ ईयर आंसर आप बता रहे हो 2 5 7 1 4 3। फिर देखिए फिफ्थ ईयर, वन 7 1 4 2 9, और फिर हमारा लास्ट ईयर सिक्स्थ ईयर। इसमें गलती होने के चांसेस हैं तो ध्यान रखना है। हमने किया 18 लाख डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो लास्ट ईयर के अंदर रिमेनिंग ईयर्स हो जाते हैं 0 और प्लस हमने किया है 1, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 से।
तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 85714। मेथड का नाम है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। किस चीज का मेथड है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का मेथड। और इसने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिसकी मदद से हमने ये अमाउंट कैलकुलेट करा है डेप्रिसिएशन का। अब ये सबने निकाल लिया है 6 इयर्स की डेप्रिसिएशन। अब मुझे पूरी उम्मीद है मैथ्स के अंदर रेशो निकालना आपको आता है। बताओ आता है कि नहीं? रेशो, किसी भी चीज का रेशो निकालना, सब बोल रहे हैं यस, सबको आता है। अगर मैं आपको एक ये क्वेश्चन दूं, डिवाइड 18 लाख in the ratio of, ठीक है, मैंने आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया, डिवाइड 18 लाख इन द रेशियो ऑफ 6:5:4:3:2:1। तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? एक नंबर को मुझे डिवाइड करना है 6:5:4:3:2:1 की रेशो में, और आप मुझे आंसर दे रहे हो कि मैम ये तो सारे के सारे वो ही अमाउंट आ गए जो हमने कैलकुलेट करे हैं। तो यानी कि आप कह रहे हो कि मैम ये तो अमाउंट्स हमारे यही वाले आ गए, 428,571, 514,286, 342857, ये तो हमारे यही अमाउंट्स आ गए। ये है इस फॉर्मूले के अंदर हम रियल काम क्या कर रहे हैं। हम रियल काम ये कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना करना था, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन है इट सेज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एसएलएम में मैंने इक्वली कर दिया, हर साल इक्वल। WDV में मैंने एक रेट लगा दिया और हर साल WDV पर मैं वो रेट लगाती हूँ। अब एक तीसरा सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है? रिवर्स रेशो, कि भाई आपको अल्टीमेटली कॉस्ट को एलोकेट करना है, इसका मतलब आपको टुकड़े ही तो बनाने हैं ना कॉस्ट के। तो क्या करो, रिवर्स रेशो लो, यानी कि पहले साल सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हमने काम सिर्फ इतना ही किया है। और अब आप जब रेशो में डिवाइड करते हो तो भाई आपने इसको यही किया ना, 18 लाख अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय 6, यही किया ना आपने। इसको आप फॉर्मूले में डालना है, तो वो फॉर्मूला जो है वो ऐसे बनकर आ गया। अब फॉर्मूला ऐसे बनाना है कि अपॉन में 21 आए, इनटू में 6 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। तो ये हमारा तीसरा तरीका है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। होता WDV में भी यही है, हायर से लोअर चलते हैं हम। एसएलएम में इक्वल डेप्रिसिएशन आती है, WDV में पहले साल सबसे ज्यादा आती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखो ऐसे ही हो रहा है ना, ये हमारा WDV। पहले साल 2 लाख, फिर उससे कम 180, फिर उससे कम 162, फिर उससे कम 145,800। तो या तो हमने एक WDV रेट निकाला उस पर किया, या फिर तीसरा मेथड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसमें हमने सिंपली क्या किया, रिवर्स रेशियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ये सिंपल हमारा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।